उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश में उबाल है। हालात अभी तक बेकाबू हैं। पिछले एक हफ्ते से पड़ोसी मुल्क आक्रोश की आग में झुलस रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और कट्टरपंथी गुट लगातार भारत विरोधी आग को हवा दे रहे हैं, जबकि हत्याकांड से भारत का कोई लेना देना नहीं है। 12 दिसंबर को ढाका में हादी को गोली मारी गई थी। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर ली है, लेकिन आरोपी कहां फरार है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के परिवारों और करीबियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हादी के समर्थकों का गुस्सा थम नहीं रहा है। विरोध प्रदर्शनों के बीच हादी के भाई ने जो आरोप लगाए हैं, उससे अंतरिम सरकार हिल गई है और मोहम्मद यूनुस सवालों के घेरे में आ गए हैं। हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने कहा है कि सरकार के अंदर कुछ ताकतें ही हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। साजिशकर्ता अगले महीने होने वाले चुनाव को पटरी से उतारना चाहते हैं। मंगलवार को शाहबाग में आयोजित इंकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में उमर ने यूनुस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि तुम लोगों ने ही हादी को मरवाया है और इसके बहाने चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हो। उमर हादी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए पहले आपको दिखाते हैं। उमर हादी ने कहा कि अंतरिम सरकार के एक गुट ने ही हादी की हत्या करवाई है। चुनाव टालने के लिए हादी को मरवाया गया। यूनुस आपने हादी की हत्या करवाई, लेकिन याद रखिए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आपको भी शेख हसीना की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। उमर हादी ने कहा कि उस्मान हादी चाहता था कि फरवरी में आम चुनाव हो। चुनाव का माहौल बाधित नहीं होना चाहिए। हत्यारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक ठोस प्रगति नहीं दिखाई है। इकबाल मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जुबैर ने भी यूनुस सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसको अल्टीमेटली उस्मान हादी को अपने रास्ते से हटाना पड़ा? वो नकाबपोश कौन था? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इतना समय निकल गया, अभी तक उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए। इसी वजह से उमर हादी ने कहा है कि इसमें मोहम्मद यूनुस का हाथ है या उसके गुट का हाथ है। अब ये इस्टेब्लिश करना है कि इस पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है बांग्लादेश में, जो अफरा तफरी का माहौल है, जो आर्सनिस्ट सड़कों पे है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे फायदा किसको होने जा रहा है। और जिस तरीके से उस्मान हादी के जनाजे में मोहम्मद यूनुस शामिल हुए और एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया, एक हेट्रेड हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की, तो वो पूरे बांग्लादेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जबेर ने भी यूनुस सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है और आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की संप्रभुता नष्ट करने वालों की गहरी साजिश चल रही है। हादी की हत्या के पीछे पूरा सिंडिकेट है और कोई नहीं बचेगा। इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार के सामने 2 मांगे रखी हैं। हादी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और अवामी लीग से जुड़े सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों की गिरफ्तारी हो। इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। जाबेर ने यूनुस सरकार से सवाल किया कि अगर आपने हत्यारों को पकड़ने के लिए क्या किया। मंच का कहना है कि हादी की हत्या एक शख्स का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा सिंडिकेट है। कोई भी पार्टी संदेह के घेरे से ऊपर नहीं है। हादी सिर्फ हमारी अवामी लीग ही नहीं, कई पार्टियों के निशाने पर था। एक तरफ उस्मान हादी की हत्या और दूसरी तरफ हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब चौतरफा घिर गई है। सवाल है कि क्या हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार से जुड़े लोग हैं? मुल्क में आम चुनाव टालने के पीछे किसकी साजिश है? उस्मान हादी किस पार्टी की आंखों में खटक रहा था? क्या कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने के लिए हत्या करवाई है? हादी की हत्या के पीछे भारत है, ये अफवाह किसने फैलाई? बांग्लादेश में उस्मान हादी स्टूडेंट लीडर जो मारा गया है, उसके भाई उमर हादी ने ये कहा है कि उसके भाई को बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार ने ही चोरी छिपे मरवा दिया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार कोशिश कर रही है कि 12 फरवरी को इलेक्शन ना हो। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में जमकर बवाल हुआ।
पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। आरोपियों के नाम फैजल करीम मसूद और आलमगीर शेख हैं, लेकिन आरोपी कहां छिपे हैं इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के करीबियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक हत्याकांड का सच सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक फैजल करीम मसूद और उसका सहयोगी आलमगीर शेख प्रतिबंधित संगठन छात्र लीग की राजनीति से जुड़े थे, लेकिन हत्याकांड की वजह अभी तक साफ नहीं है। हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को जला दिया। भारतीय दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन हुए। अवामी लीग से जुड़े लोगों पर हमले किए गए। चुनाव से पहले भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की गई ताकि चुनाव में फायदा हो सके। हादी के भाई के आरोपों के बाद पड़ोसी मुल्क में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हिंदू युवक दीपू दास की हत्या को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दीपू दास की लिंचिंग को लेकर यूनुस सरकार चौतरफा कटघरे में है। इस निंदा का झूठा आरोप लगाकर जिस तरह से दीपू के साथ हैवानियत की गई, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। चौतरफा लताड़ और भारत के कड़क रुख के बाद यूनुस सरकार के शिक्षा सलाहकार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और सहानुभूति के साथ समर्थन का आश्वासन दिया है। यूनुस सरकार ने पीड़ित परिवार को पूरी जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिया है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश थम नहीं रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। बिजनौर, जम्मू से लेकर वाराणसी तक कई शहरों में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। सीएम 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं निकली। सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है, उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुस्सों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीट हत्या पर गुस्सा जाहिर किया है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। गाजा पट्टी पर आंसू बहाने वालों के मुंह से हिंदू युवक की हत्या पर एक भी शब्द नहीं निकला। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। जाहिर है बांग्लादेश में हालात बेहद भयावह हैं। मुल्क कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा है। हिंदुओं के खिलाफ जिहादी गुटों का आतंक चरम पर है। अवामी लीग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जमात इस्लामी जैसे संगठन सत्ता हथियाने की जुगत में लगे हैं। चुनाव से पहले खूनी साजिशों के पीछे कौन है? पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की यूनुस सरकार से जुड़े लोगों से मुलाकात की वजह क्या है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाज, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार जी हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा,
यूनुस सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। उस्मान हादी ने जो बोला है, हादी के भाई ने जो बोला है, उन्होंने ये पूरा का पूरा ठीकरा यूनुस सरकार पर फोड़ा है। आपका क्या आकलन है? क्या यूनुस सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी या खामोश रहेगी? मुझे नहीं लगता दीपक इसको ऊपर कोई प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सच्चाई है कि जो भी कुछ हुआ है ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने कराया है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो फरवरी में, वो चाहते हैं कि जितनी देर वो पावर में रह सके, और यही सूट करता है जमात इस्लामी को, क्योंकि जमात इस्लामी वो समझता है कि वो पावर में आ सकते हैं। मगर अभी भी ऐसा माहौल हुआ नहीं है कि इतना रेडिकल एलिमेंट पैदा हो जाएं कि वो इलेक्शन जीत जाएं। तो ये जो भी हुआ है, ये इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए जमात इस्लामी और पाकिस्तान के ISI ने मिलके और मोहम्मद यूनुस के कहने पे यही हुआ है। और इस तरीके से जिस प्रकार से उस्मान हादी को मारा गया है, क्योंकि ये एक प्रकार से ऐसा नेता था जो कि एंटी इंडिया बोलता था, यूथ जब एक प्रकार वहां पर प्रोसेशन चला था, तो इसलिए कि भाई इसको अगर मार दिया जाएगा तो भारत की तरफ उंगलियां उठेंगी, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ेंगी, माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि इलेक्शन नहीं होंगे। और यही अभी मुझे लगता है उसका जो भाई उसको ये कह रहा है कि ये जो भी मरवाया है ये कोई आम हत्या नहीं है, इसके पीछे और कोई नहीं, मोहम्मद यूनुस का ही हाथ है। और आप देखेंगे ये प्रूव, अभी तक ये पकड़ क्यों नहीं पाए? अभी तक इनको ये भी नहीं पता चला कौन है। ये कहते हैं पता है, तो फिर अगर वो बांग्लादेश में है तो आज तक उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? पहले ये बोलते रहे कि ये भारत की तरफ भागे, फिर बाद में इन्होंने अपना वर्णन बदला कि भारत में नहीं है, वो बांग्लादेश में। सच्चाई क्या है? बांग्लादेश की आज स्थिति क्या है? आज बांग्लादेश की स्थिति इतनी नाजुक है, वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स रूल कर रहे हैं, एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स हैं, एंटी हिंदूज हैं, हिंदुओं को जला जा रहा है। दीपू दास को जिस प्रकार से इन्होंने मारा है, ये तो ह्यूमैनिटी भी रोएगी। जिस प्रकार से एक निहत्थे आदमी को रेडिकल एलिमेंट्स ने मार दिया और पूरा वर्ल्ड चुप है, ये दुख की बात है। अब सच्चाई ये है कि भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत के लिए ये स्थिति क्या कैसी हो सकती? देखो, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आप देखेंगे वहां पर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। पाकिस्तान की ISI आएगी, वहां पर जो भी चिटागोंग के अंदर एक्सट्रीमिस्ट कैंप्स बंद हो गए थे 15 साल पहले से, हसीना की गवर्नमेंट ने, वो दोबारा स्टार्ट होंगे। रोहिंग्यास को ये रेडिकलाइज करके भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। जितने बचे हुए हिंदू हैं, ये समझना चाहिए दीपक, जब भारत और आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान एक अलग देश बना था, वहाँ 23% हिंदू थे। 1971 तक वो 14% रह गए, आज वो करीब करीब 7% है। और जिस प्रकार से अब रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ पर अपना दबदबा बना रहे हैं, तो ये 7% हिंदू ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, या तो मार दिए जाएंगे, वो भागेंगे, या वो कन्वर्ट होंगे। तो ये सच्चाई हमारे सामने जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, ये बहुत ही दुखदायक है। मगर जिस प्रकार से बांग्लादेश एक रेडिकल एलिमेंट्स के अंडर जाता जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ नारकी होगी, ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आपका जो क्वेश्चन था, क्या कुछ इसके बारे में बोलेंगे मोहम्मद यूनुस? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो जो है इसको डाइवर्ट करेंगे अटेंशन, वो एक क्रिएट करना चाहते हैं एंटी इंडिया सेंटीमेंट। वो ये कहते हैं शेख हसीना जो है उसको भारत ने शरण दी हुई है। आप पहले एक्शन लें, आप कंट्रोल लाएं सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ऐसा करें कि आप इलेक्शन करा पाएं। मगर मोहम्मद यूनुस इलेक्शन चाहते ही नहीं है, और ये दुख की बात है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन अपना दबदबा वहां बना रहा है, ये पूरी इस साउथ एशिया में स्टेबिलिटी को एक प्रकार बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दीपक, मैं सीधे सतीश कुमार जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइए, आपको भी लगता है सर का आकलन है कि आम चुनाव हो ही नहीं पाएंगे? मोहम्मद यूनुस खुद चाहते हैं आम चुनाव टाल दिए जाएं। क्या चुनाव इन हालात के अंदर टल जाएंगे? क्योंकि ऐसे हालात में चुनाव हो जाए 12 फरवरी को, ऐसा संभव तो दिखाई नहीं देता। बिल्कुल दीपक भाई, जनरल साहब जो कह रहे थे उस बात में बहुत गंभीरता और सच्चाई भी है। लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये यूनुस साहब एक बाहरी शक्ति जिसे हम कोई भी कर सकते हैं, पाकिस्तान हो सकता है, चीन भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये NGO सेक्टर के मसीहा के रूप में अमेरिकी
कंधे पर बैठकर यहाँ पर तक आए थे और उनको लगा था कि रेडिकल एलिमेंट के थ्रू पहले शेख हसीना को हटाएंगे और शेख हसीना के हटने के बाद उनको लगा कि हम व्यवस्था को बनाने में सफल हो जाएंगे। तो चूंकि अभी उनको सत्ता में बने रहने की अपनी गुजारिश है, तो उसके कारण से उनको लगता है कि इस रेडिकल एलिमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि अमेरिका के नक्शे कदम पर रेडिकल एलिमेंट कभी फिट नहीं बैठता। वो केवल शेख हसीना को हटाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से हर तरीके से यूनुस साहब सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, परिस्थितियों की सुई की घड़ी को इस तरह से घुमाना चाहते हैं कि जिससे उन पर शक नहीं जाए कि हमने ऐसा करवाया है। लेकिन जिस तरीके से जिस व्यक्ति को मारा गया, हादी को मारा गया, वो स्टूडेंट लीडर था जो शेख हसीना को पदस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब उनकी चाल, हमको लगता है कि अपने ही चाल में वो फंसते जा रहे हैं और वो जनता जो शेख हसीना को बाहर निकालने में बर्खास्त करने में सफल हुई थी, अब यूनुस के साथ भी उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का उथल पुथल की गुंजाइश है। जो आंकड़े जनरल साहब ने बताया वो कहानी अदा करता है कि कैसे 30% से लेकर हम 7% तक हिंदू वहाँ पर आ गए। 7% में भी करीब 4% ऐसे हिंदू वहाँ पर है जिनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया है और उनके साथ जिस तरह के हालात हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, वो वहाँ के लोगों से मिलने पर आपको पता चलेगा कि बड़े ही प्रतिकूल परिस्थिति में वो रह रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेक्सस पिछले 2 सालों में इतनी तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान के जनरल पिछले यूनुस से 3 बार इनफॉर्मली मिल चुके हैं। तो कहने का अर्थ कि एक जाल बुना जा रहा है जिसमें चीन भी शामिल है। पहले चीन और पाकिस्तान का नेक्सस हुआ करता था, लेकिन आज ये नेक्सस बांग्लादेश भी उसमें शामिल है। तो बाहरी शक्तियां जब जब दक्षिण एशिया में अपना पैर पसारती हैं, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। और बांग्लादेश के साथ हम सभी जानते हैं कि सबसे लंबी दूरी की सीमा है। कई ऐसे मुहाने हैं जहां से चोर रास्ते से भारत में अखाड़ा बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के पूरे डेमोग्राफी को बदला गया। तो स्थिति अत्यंत गंभीर है। नेपाल और बाकी जगहों पर जो होता है वो नियंत्रण में लिया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वहां पर बाहरी शक्तियों का बड़ा ही प्रभाव है और हमारी सुरक्षा के लिए ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। वाकई में हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो कहा कि इन सब के पीछे अगर कोई एक आदमी है तो वो है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि उसका ही जो मोटिव है वो समझ में आता है कि वो चुनाव टालना चाहता है, इसीलिए उसने हादी की हत्या कराई है और इसके पीछे भारत का नाम लगाया ताकि एंटी भारत सेंटिमेंट्स को भड़काया जा सके। लेकिन अब उसके घर में ही आग लग चुकी है।